हेलो एवरीवन। तो बेटा देखो, आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 करेंगे क्लास 10th का साइंस का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। तो जनरली जो कार्बन और इसके कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें साइनाइड वाला ग्रुप नहीं होगा। एक ऑक्साइड कार्बन के जो साइनाइड होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आएंगे, जो ऑक्साइड के वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसको समझने से पहले क्या है, हमें कुछ एटॉमिक नंबर याद करने होंगे। एटलीस्ट 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद होने ही चाहिए। आगे भी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अब हम देखेंगे बॉन्ड कितने टाइप से बनते हैं। तो बच्चों, पहले की क्लास में हमने पढ़ लिया कि बॉन्ड आयनिक बॉन्ड भी होता है। और अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन बनाएगा, जो बनाएगा वो है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे देता है या किसी से ले लेता है। कोवलेंट बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो इसको हम एक बार डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाद में चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बेटा। तो देखो बच्चों, ये मैंने 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं और एलिमेंट लिख दिए हैं। ठीक है। तो जैसे 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये 10 तक हो गए। 11 हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये हमें याद होने बहुत ज़रूरी हैं। और भी एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट है 20 तक तो याद आपने कर ही लिए होंगे। अब 10th क्लास का पढ़ रहे हो तो कर ही लिए होंगे 20 तक तो याद। अब आगे देखेंगे हम कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एग्जांपल इसका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 8 हो गया। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उस एटम में उतने, उस एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है 8। और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। तो बेटा देखो, ऐसे हम बनाते हैं। बीच में होगा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं हमारे। तो प्रोटॉन 8 है और प्रोटॉन पर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन हो जाएंगे, मतलब 8 जो इसके ऑक्सीजन के केस में जो 8 प्रोटॉन है वो सारे न्यूक्लियस में होंगे, मतलब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और कितना पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। जैसे सन के चारों ओर प्लेनेट घूमते हैं ना, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बेटा। ठीक है। तो ये जिस ऑर्बिट में घूमते हैं, जैसे हमारे प्लेनेट डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते हैं, जो मार्स है वो डिफरेंट ऑर्बिट में घूमेगा, अर्थ डिफरेंट में। तो ये ऐसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट होते हैं ये ऐसे, इनको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में सेल्स। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड सेल हो गई। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होंगी। ठीक है। जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उस हिसाब से हम इन सेल्स को भरेंगे। इस सेल में फर्स्ट सेल का क्या नाम होगा, फर्स्ट सेल का नाम होगा बेटा के, इसका होगा एल, इसका होगा एम, ऐसे ही बढ़ती जाएंगी इस तरफ। ठीक है। तो अब क्या है कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने एटम होते हैं, के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा के सेल में नहीं हो सकते। किसी का एटॉमिक नंबर 2 से ज़्यादा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, बाद में फिर दूसरी सेल में चले जाएंगे। एल सेल में मैक्सिमम होते हैं 8, एम में होते हैं 8 और एन सेल में होते हैं 16, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो अब बच्चों देखो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया हमने। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में हो गए इसके, एक इलेक्ट्रॉन हम इसके सेल्स में करेंगे, मतलब इसके चारों ओर राउंड लगाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो के में 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए के में। बचे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 गए, 6 बचे। 6 इलेक्ट्रॉन इसके इसमें हो जाएंगे, 3 4 5 6 एल सेल में। ठीक है। अब क्या
मैक्सिमम होते तो एल सेल में 8 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 8 था, मतलब इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके एल सेल में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाए। तो अब ये ऑक्सीजन क्या कोशिश करता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है। स्टेबल कब होगा कोई भी एटम स्टेबल तब होगा जब उसकी आउटर मोस्ट सेल कहने का मतलब है आउटर मोस्ट सेल, वो आखिरी सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन हो। मतलब इसकी ऑक्सीजन के केस में आखिरी सेल कौन सी है, एल सेल। एम सेल को आउटर मोस्ट थोड़ी बोलेंगे, ऐसे तो बहुत सारी सेल हैं। एम सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये आउटर मोस्ट नहीं होगी। एल सेल वो आखिरी सेल जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इसमें जितने आ सकते हैं उतने लेने की कोशिश करेगा। एल में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो ये 8 करने की कोशिश करेगा। या ये भी कोशिश कर सकता है कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, फिर इसकी आउटर मोस्ट सेल हो जाएगी के सेल, और के सेल में जितने होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन हैं ही 2। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देना तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो तो हो नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जब ये किसी से ले लेगा तो इस पर मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर 8 थे पॉजिटिव चार्ज, मतलब 8 प्रोटॉन थे, और इलेक्ट्रॉन इसने 2 और ले लिए, 8 इसके पास पहले ही थे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 10। तो 10 को नेगेटिव चार्ज हो गया। तो मतलब जब ये किसी के पास से 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो हम ऐसे लिखते हैं ना, O2 नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं 2, मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, उसके पास पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे होता है ऐसे आयनिक कंपाउंड बनते हैं। मतलब आयनिक कंपाउंड कैसे, जैसे आयन बन गया ना, ये एनायन बन गया O2 नेगेटिव। मतलब किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो एनायन होता है, पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कैटायन होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब हम एक आयनिक कंपाउंड देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होती है आयनिक कंपाउंड की। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, ये बनाएगा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बनाएगा, ये वैसे तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया, लेकिन डिफरेंस जानने के लिए कि आयनिक कंपाउंड क्या होगा और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा, हम इसको एक बार देख लेते हैं। देखो बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो सोडियम के पास 11 तो प्रोटॉन होंगे और 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया सोडियम का न्यूक्लियस, इस पर 11 प्रोटॉन है इसमें। अब 11 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये के सेल हो गई, ये एल सेल हो गई, ये एम सेल हो गई। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 बचे सोडियम के पास कितने, 9, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, 4 5 6 7 8। अब एक और बच गया सोडियम के पास, वो इस सेल में हो जाएगा, KLM सेल में। ठीक है, अब क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है हमारा 17, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे और प्रोटॉन भी 17 होंगे। ठीक है, अब देखो, ये होगा क्लोरीन का न्यूक्लियस, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो अब क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में तो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, एल में 8 हो सकते हैं, 4 5 6 7 8। कितने हो गए, 10। बचे इसके पास कितने, 7, 2 3 4 5 6 7। अब देखो, इसकी आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबल होने के लिए ये सोडियम क्या करेगा, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, फिर ये स्टेबल हो जाएगा, फिर इसकी आउटर मोस्ट सेल हो जाएगी एल, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं। ठीक है, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो ये 7 दे तो नहीं सकता किसी से। ये जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, तो सोडियम में क्या हुआ, सोडियम में इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास से 1 दे दिया, तो प्रोटॉन इसमें ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, तो इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैटायन।
ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, तो इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं एनायन। तो ये बनाएगा क्लोरीन एनायन Cl नेगेटिव, और ये बनाएगा सोडियम कैटायन Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे ये बन जाएगा कंपाउंड हमारा NaCl, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है फुल्ली। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से जो कंपाउंड बनते हैं वो होते हैं आयनिक कंपाउंड। अब समझते हैं हमारे जो इस चैप्टर में है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं। जो हमारा कार्बन है वो बनाता है कोवलेंट कंपाउंड, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो ये हो गया कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन यानी इसमें 6 है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6 है। तो ये हो गया कार्बन का न्यूक्लियस जिसमें 6 प्रोटॉन्स हैं। ये हो गया के सेल, ये हो गई एल सेल। के सेल में अब इसके हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। एल सेल में कितने, 6 में से 2 गए 4। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले ले ताकि इसमें 8 हो जाए। तो अब ये दोनों ही केस डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देना इजी है और ना ही लेना। तो अब ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। जैसे आउटर सेल में कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है 1, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये हाइड्रोजन का एटम हो गया, अब इसकी सिर्फ इसके ये न्यूक्लियस हो गया, इसकी इस के सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन यहाँ हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसका ऐसे कर देंगे, इसका ऐसे कर देंगे। तो ये क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे कार्बन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। जैसे ये जब हाइड्रोजन को ज़रूरत पड़ेगी ये इससे ऐसे शेयरिंग कर लेगा, इसको पड़ेगी ऐसे कर लेगा, ये शेयरिंग हो जाएगी। और जब कार्बन इसको इस प्रकार से शेयरिंग करके अपना आउटर मोस्ट सेल को स्टेबल कर लेता है। ठीक है, इस टाइप से होती है शेयरिंग। इस शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है वो होता है कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो बस यही समझाना था बेटा कि कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है और आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके मतलब एक से दूसरे में भेज देते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड शेयरिंग से बनता है। ठीक है, जैसे हम हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो रूम शेयर करते हैं कोई किसी भी चीज़ के लिए, तो वैसे ही ये कार्बन है, ये भी अपने एटम्स को शेयर करता है किसी दूसरे एटम्स के साथ। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर देखेंगे, चैप्टर में क्या है। तो देखो बच्चों, इन द लास्ट चैप्टर वी कम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। हमने पिछले चैप्टर में बहुत कंपाउंड पढ़ लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा वगैरह हमने पढ़े थे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम कुछ और कंपाउंड पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्या प्रॉपर्टी हैं। एंड वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन, और हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। एन एलिमेंट विच इज़ ऑफ इमेंस significance to us in both its elemental form और its combined form। कार्बन एक ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उसके यूज हैं। इसके एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंट जैसे ऐसे कार्बन सिर्फ एक एलिमेंट है, इस फॉर्म में भी, और इस ये अगर किसी के साथ कंपाउंड बना ले, जैसे CO2 बना लिया या मीथेन बना लिया, तो इन फॉर्म में भी इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो हम कार्बन के बारे में मेनली पढ़ेंगे। अब देखो एक्टिविटी है, मेक लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस मॉर्निंग। कंपाइल दिस लिस्ट विद लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द एडजेसेंट टेबल्स। इफ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, पुट देम इनटू बोथ द रिलेवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल। ठीक है, जैसे मेड ऑफ मेटल्स, मेटल्स से हम सुबह तक क्या चीज़ देखते हैं, जैसे कोई भी स्पून देख ली, चम्मच देख ली, और कार देख ली। सुबह से लेके हम डेली हमारे यूज में कुछ भी देखते हैं, नाइफ जैसे चाकू हो गया किचन में। ठीक है बेटा, अब थिंग्स मेड ऑफ गिलास एंड क्ले, गिलास और क्ले से बनी हुई चीज़ कुछ भी लगा लो, जैसे तो गिलास ही हो गया। एंड और हमारा जो क्ले पॉट होता है,
और ग्लास के कोई मिरर हो गया। अदर्स में कुछ भी हम डेली यूज करते हैं तो हम जनरली क्या क्या पाएंगे कि जो कुछ भी चीज़ हम यूज करते हैं उनमें कार्बन तो ज़रूर होता है। जैसे स्पून वगैरह स्टील वगैरह की बनी होती है तो स्टील में भी कुछ क्वांटिटी में कार्बन ही मिलाया गया है। कार वगैरह लोहे की बनी होती हैं तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आयरन जो है प्योर फॉर्म में मतलब बिल्कुल सॉफ्ट होता है आयरन। तो बिल्कुल सॉफ्ट आयरन को, प्योर आयरन को तो हम यूज कर ही नहीं सकते, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा कार्बन मिलाते हैं जिसकी वजह से आयरन हार्ड हो जाता है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में जिस भी चीज़ का हम यूज करते हैं उसमें कार्बन तो ज़रूर होता है। ठीक है, लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लिस्ट लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल filled by you. Your teacher will be able to tell that most of them are made up of compound of carbon, कि ज़्यादातर चीज़ें कार्बन के कंपाउंड की बनी होती हैं। आगे देखो, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स एंड मैनी ऑफ थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। फूड हो गया, उसमें भी कार्बन कहीं ना कहीं होता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, हम फूड खाते हैं वो जा ग्लूकोज में टूटता है तो ग्लूकोज में भी कार्बन होता है। ठीक है, जो क्लोथ्स हो गए, क्लोथ्स फाइबर से बनते हैं उनमें भी कार्बन होता है। मेडिसिन्स में भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं। बुक्स के जो पेपर बनते हैं उसमें भी कार्बन का कंपाउंड होता है। इस प्रकार जो हम डे टू लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं उसमें कार्बन तो होगा ही होगा। ठीक है बेटा, इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जो भी लिविंग स्ट्रक्चर है मतलब जो भी जिंदा है, जिसमें भी जान है, वो कार्बन बेस्ड ही है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट है, जो अर्थ की सबसे ऊपर की परत है, उसमें कितना कार्बन है, एंड एटमॉस्फेयर और हमारे वातावरण में कितना कार्बन है, इज क्वाइट मीगर। मीगर का मतलब होता है कम, बहुत, थोड़ा। तो हमारे अर्थ की क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में कार्बन है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल, लेकिन फिर भी कार्बन के कंपाउंड हमारी डे टू डे लाइफ में कितने हैं। देखो, द कार्बन क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन। जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें सिर्फ 0.02% कार्बन है इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। इन मिनरल्स की फॉर्म, मिनरल्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इनकी फॉर्म में हमारे अर्थ की क्रस्ट में 0.02% कार्बन है ओनली, एंड एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, इसके बावजूद कि कार्बन इतने स्मॉल अमाउंट में नेचर में है, हमारी प्रकृति में है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस, फिर भी कार्बन का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस। इस चैप्टर में हम कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो बेटे, बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, मतलब कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, हमने पिछले चैप्टर में आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। वी सा दैट आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन इन द मोल्ट और इन मोल्टन स्टेट। जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयंस के बीच में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और उसको तोड़ना ईजी नहीं होता, तो इसलिए इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनमें आयंस होते हैं और आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो सा हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। ये मतलब ये जो इन आयनिक कंपाउंड के बीच में बॉन्डिंग होता है ना, इसी की वजह से इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2। मतलब ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये तो शेयरिंग से कंपाउंड बनाते हैं ना, ये आयंस नहीं बनाते। आयन कब बनेंगे, आयन तब बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को के पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनमें आयंस नहीं होते। ठीक है, फ्रॉम द डाटा
table given 4.1 on boiling and melting point of carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compounds. तो ये जैसे एसिटिक एसिड दे रखा है, ये कार्बन का एक कंपाउंड है, और ये क्लोरोफॉर्म दे दिया CHCl3, ये हमें इथेनॉल दे दिया, ये मीथेन दे दिया। इनके क्या होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, क्योंकि इनके बीच में ऐसा कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता जितना कि आयनिक कंपाउंड में होता है। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये कंडक्टर के इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स भी नहीं होते। वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं कि इनमें कोई आयंस नहीं होते। ठीक है, इन क्लास 9th वी हैव लर्नड अबाउट द combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electron। मतलब कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे ये कंबाइनिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ये मैंने चैप्टर के शुरू में एक बार बता दिया था थोड़ा, वैसे हमने 9th क्लास में इसके बारे में डिस्कस में पढ़ रखा है। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2 L सेल में हो जाएंगे और 2 K सेल में हो जाएंगे और 4 L सेल में हो जाएंगे। ये हमने शुरू में पढ़ लिया। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स ऑफ कार्बन, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी कार्बन हैव। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होंगे 4। वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड आउटर सेल। तो रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की किस पर डिपेंड करती है, कि उसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो उसकी आउटर मोस्ट सेल को फिल कर ले। जैसे क्लोरीन के केस में था, क्लोरीन के केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन और आते ही क्या हो जाता, उसका आउटर मोस्ट सेल पूरा भर जाता। तो इसकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी थी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी थी, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव था। दैट अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब आउटर मोस्ट सेल स्टेबल हो जाती है, आउटर मोस्ट सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब वो नोबल हो गया, वो अब अनरिएक्टिव हो गया, मतलब जो उसको चाहिए था वो उसको मिल गया और वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। आयनिक कंपाउंड या तो गेन कर लेते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, लूज कर देते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया शुरू में ही। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, नोबल गैस हमारी जो होती हैं, जैसे नोबल गैस है हमारी हीलियम, नियोन, आर्गन, ये नोबल गैस हैं। इन नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल है, उसमें जितनी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें पहले से ही है। जैसे हीलियम का केस हो गया, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। और इसका आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है। तो हीलियम के केस में न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको ना किसी से लेने की जरूरत है इलेक्ट्रॉन, ना किसी को देने की ज़रूरत है। नियोन के केस में जैसे न्यूक्लियस हो गया, कितने हैं एटॉमिक नंबर, 10। तो ये के सेल है, के सेल में 2, एल सेल में 8, 5, 6, 7, 8, और एल सेल में 8 ही होने चाहिए और 8 ही इसके पास है, तो इसको ना किसी को देने की जरूरत ना किसी, मतलब ये नोबल है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो सभी जो एटम है वो क्या कोशिश करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन है ना, मतलब जिस प्रकार नोबल गैस में पहले से ही फुल इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैसे ही नोबल गैस जैसे ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने की कोशिश करती है। इसका कहने का मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल में जितने होने चाहिए ना मैक्सिमम, उतने इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन अपनी लेके आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या कर सकता है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन, या तो गेन करके
C4 मतलब गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, तो C4 नेगेटिव एनाइन बना दे। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन को गेन थोड़े करेगा, इलेक्ट्रॉन को ही गेन करेगा, प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे जितना एटॉमिक नंबर है। तो 6 प्रोटॉन को और 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटॉन न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है प्रोटॉन की वजह से, और बाहरी इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो इनको मतलब अट्रैक्ट करके कौन रखता है, न्यूक्लियस ही रखता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता, मतलब न्यूक्लियस एक टाइप से इसको बांध के रखता है, इधर उधर नहीं जान देता। लेकिन 6 प्रोटॉन को और 10 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए गेन नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, ये लूज कर दे अपने चारों इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C पॉजिटिव कैटायन और C पॉजिटिव कैटायन बना दे। बट इट वुड बी रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड ए कार्बन एटम विद 6 प्रोटॉन इन दिस न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन छुड़वाने के लिए न्यूक्लियस के पास से इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या कौन सा ऑप्शन बच गया कार्बन के पास, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता। तो अब क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया कि वो शेयर करे। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन एंड अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन क्या करता है बेचारा, कार्बन क्या करेगा, ना ले सकता है ना किसी को दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, या तो कार्बन कार्बन के साथ ही शेयर कर लेगा या किसी और एटम्स के साथ भी शेयर कर लेगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। और भी कई मॉलिक्यूल जो एलिमेंट्स हैं वो इस प्रकार शेयरिंग से बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द both of the atoms and lead to both atom attaining the noble gas configuration। मतलब दोनों जो भी, जैसे कार्बन कार्बन करेगा तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो ही शेयरिंग करेंगे, आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो वो तो करेंगे ही, आउटर मोस्ट सेल वाले भी, आयनिक कंपाउंड भी आउटर मोस्ट सेल वाले ही ट्रांसफर होके बना रहे थे, तो शेयरिंग भी आउटर मोस्ट सेल वाले ही करेंगे। जो भी होता है, जो आउटर मोस्ट सेल जो सबसे बाहर की सेल होती है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। Before going on the compounds of carbon, let us look at some simple molecules formed by sharing of valence electrons। कुछ हम सिंपल मॉलिक्यूल्स देखते हैं, जैसे हमारा मॉलिक्यूल हो गया H2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर है 1, वो देखते हैं अभी। ये देखो, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, इस पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है के सेल में, और एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे हाइड्रोजन के एटम के पास है। तो ये क्या कर लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से ये शेयरिंग कर लेंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये भी इसके साथ शेयर हो जाएगा और इसके साथ शेयर हो जाएगा। तो ये दोनों अपने बीच में बॉन्ड बना लेंगे, ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यानी H2 इस प्रकार अपने एटम्स को शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। इसी टाइप से 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 तो के सेल में चले जाएंगे और 8 बच जाएंगे जो कि एल सेल में होंगे, ठीक है। तो एल सेल में 6 बच जाएंगे। तो इसको किस टाइप से लिखेंगे, ऑक्सीजन के बाहर ये 6 क्रॉस 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 लगा के ये दिखा रखा है कि 6 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट सेल में है, ठीक है। एक एटम ये हो गया ऑक्सीजन का, एक ये हो गया। तो अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ये 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही रहने देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको शेयर कर लेगा, मतलब ये इसको ये भी ले लेगा और इनको ये भी ले लेगा, ये शेयरिंग हो जाएगी। तो इस टाइप से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। जब चार इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, मतलब 2 इस साइड से 2 इस साइड से, तो डबल बॉन्ड बन जाती है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, एक इस साइड से एक इस साइड से, तो सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब एक और केस देख लेते हैं हम अमोनिया का। अमोनिया, उससे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन का N2, नाइट्रोजन में कैसे बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 एटॉमिक नंबर हुआ, यानी कि 2 किस में हो गए, के सेल में हो गए, और बचे कितने 5 किस में हो गए, एल सेल में हो गए। एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिख दिए नाइट्रोजन के, 2 तो ये हो गए, 1 2,
और 3 ये यहाँ लिख दिए, 1 2। अब इसको कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए एल सेल को, 8 होने चाहिए एल में मैक्सिमम, तो है 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 और चाहिए। मतलब इसको आउटर मोस्ट एल सेल में 8 होने चाहिए मैक्सिमम, लेकिन एल में नाइट्रोजन के पास है सिर्फ 5, तो कितने और चाहिए नाइट्रोजन को, 3। तो 3 क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन के पास जो 3 है उनके साथ शेयरिंग कर लेगा। जब 3 इस साइड से और 3 इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग की तो क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हो उतना ही बॉन्ड बनता है। जैसे ऑक्सीजन में 2 इस साइड से शेयरिंग हुआ और 2 का इस साइड से, तो बन गया डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड से शेयरिंग हुए, 3 इस साइड से, तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अमोनिया का, NH3। अब नाइट्रोजन का हमें पता है, ये जैसे ये लिख रखा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा, 1 2, चाहे क्रॉस से लिख दो चाहे डॉट से, 1 2, 1 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट शेल में। अब ये बनाएगा NH3 यानी अमोनिया 3 हाइड्रोजन के साथ ये शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन के पास एक होता है एक्स्ट्रा, यहाँ हाइड्रोजन लिख देंगे 1 एक्स्ट्रा, यहाँ हाइड्रोजन 1 एक्स्ट्रा, तो हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे शेयरिंग कर लेगा। तो हाइड्रोजन के भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो गया। हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे स्टेबल होने के लिए, तो हाइड्रोजन ने यहाँ से 1 1 की शेयरिंग कर ली। और नाइट्रोजन का क्या हुआ, नाइट्रोजन ने भी 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट यानी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पूरा कर लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए नाइट्रोजन के पास। ठीक है, ये अमोनिया की डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी। लेट अस नाउ टेक ए लुक एट मीथेन विच इज कंपाउंड ऑफ कार्बन। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल एंड इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो CNG है उसका और बायोगैस का एक मीथेन है, वो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, मतलब इनमें मेनली यही पाई जाती है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन। मीथेन फॉर्म has a formula CH4. Hydrogen, as you know, has valency 1. Carbon is tetravalent because it has 4 valence. Valency 1 tetravalent मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में है वो उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के केस में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। In order to achieve noble gas configuration, carbon shares these electrons with 4 atoms of hydrogen as shown in figure 4.5. देखो 4.5 फिगर इस टाइप से। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये क्रॉस से दिखा रखे वैलेंस सेल में, और हाइड्रोजन के पास 1 1 था वैलेंस सेल में। तो इन्होंने कार्बन ने क्या किया, ये हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ शेयरिंग कर ली, और हाइड्रोजन ने कार्बन के 1 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली। इस टाइप से जो मीथेन का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो मीथेन एक क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस, सच कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बॉन्ड बन रहा है वो शेयरिंग से बन रहा है, और कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं बन रहा, तो इसलिए क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि उनका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे हमने ये देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रोप है और डायमंड भी कार्बन का एलोट्रोप है। एलोट्रोप कहने का मतलब ये जो एटम है कार्बन के, ये डिफरेंट वे से अरेंज किए गए हैं। ठीक है, और ग्रेफाइट में कार्बन के एटम डिफरेंट वे से अरेंज हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम ही होंगी, इनको बोलते हैं एलोट्रोप्स। जैसे ग्रेफाइट में 1 कार्बन का एटम, ये 3 कार्बन एटम से अटैच है, एक इससे और एक इस नीचे वाले से। इसमें कार्बन का 1 एटम 4 कार्बन एटम से अटैच है, ये इनसे। ठीक है, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिर्फ 3 कार्बन एटम से कैसे अटैच हुआ, ये ऐसे अटैच हुआ क्योंकि इसने 1 कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है।
जैसे एक कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, बाकी के साथ 2 के साथ सिंगल सिंगल, तो टोटल बॉन्ड तो इसने 4 ही बना लिए, 1 2 3 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि कार्बन जो है टोटल 4 बॉन्ड्स बनाएगा, 4 बॉन्ड्स। अब वो 4 बॉन्ड्स कितने एटम्स के साथ बनाएगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। किसी एटम के साथ मान लिया डबल बॉन्ड बना लिया, किसी के साथ सिंगल बना लिया, किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि कार्बन के साथ 4 ही एटम अटैच हो, वो बॉन्ड डिपेंड करेगा बॉन्ड कितने बना रहे हो। कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा या कम नहीं। आगे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे। What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has formula CO2? कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगी? कार्बन ले लेते हैं, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, 2 इस साइड लिख दो, 2 इस साइड लिख दो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसमें होंगे 2 और 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसमें होंगे के सेल में 2 हो गए और एल सेल में 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 क्रॉस से दिखा देंगे ऑक्सीजन को, 3 4 5 6, इधर एक और ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 3 4 5 6। अब क्या करेगा, ये 2 एटम और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग कर लेंगे, ये ऐसे इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, और कार्बन है जो, एक सेकेंड, कार्बन ये ऐसे शेयरिंग कर लेगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इस साइड से इलेक्ट्रॉन, 2 इस साइड से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। What would be the electron dot structure of molecules of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur? अब सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर होगा 16, तो इसमें 2 के सेल में हो जाएंगे, 8 एल सेल में हो जाएंगे और 6 एम सेल में हो जाएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए सल्फर के? 6। तो हम ऐसे लिखेंगे सल्फर के एटम को, और 1 2 3 4 5 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग से बनाएगा, यहाँ एक और सल्फर लिख देंगे, यानी 8 एटम्स की बात हुई, 8 एटम्स को कंबाइन करना हमने रिंग फॉर्म में, तो दूसरे सल्फर में भी ये ऐसे ही होगा 6, तो ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे, इधर से एक और सल्फर होगा वो शेयरिंग करके, और इधर से शेयरिंग करके ये तो अपने 8 पूरे कर लेगा, और ये स्ट्रक्चर बना देगा। देखो इसको कैसे बनेगी स्ट्रक्चर, यहाँ बना के देखेंगे जगह मिलेगी तो। देखो ये सल्फर का एटम हो गया एक, सल्फर, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इधर हो गया। अब ये दूसरा सल्फर का एटम ले लेते हैं हम यहाँ, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 8 सल्फर एटम लेने ना, ये थर्ड हो गया 3। अब एक और सल्फर एटम यहाँ ले लेंगे हम ऐसे 4, यहाँ सल्फर एटम हो जाएगा 5, ये सल्फर एटम हो गया 6 सल्फर, इसको ऐसे लिख देंगे सल्फर, सल्फर, तो 8 सल्फर एटम हो गए, इसके हर एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो ये क्या करेगा, ये आपस में शेयर कर लेंगे ये इलेक्ट्रॉन को, जैसे इसने इधर से इसके साथ शेयर कर लिया, इधर से इसके साथ, इसने क्या किया, इधर से इसके साथ कर लिया, इधर से इसके साथ, ये क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग कर लेगा इन दोनों के पास, मतलब अपने पास वालों के साथ शेयरिंग करके ये एक रिंग शेप बना देंगे।
ठीक है, इस टाइप से ये सल्फर की डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अब। Versatile nature of carbon. We have seen the formation of covalent bond by sharing of electron in various element and compound. We have also seen the structure of simple carbon compound methane. Methane की हमने structure देख ली. In the beginning of the chapter we saw how many things we use contain carbon. हमने देखा था कि कितनी चीज़ है जो कार्बन, लगभग सभी चीज़ में कार्बन्स हैं। इन फैक्ट वी आवरसेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो हम खुद हैं वो भी कार्बन कंपाउंड से मिलके बने हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी मिलियंस। जो कार्बन कंपाउंड है वो मिलियंस में है, मतलब लाखों करोड़ों में है। दिस आउट नंबर्स बाई लार्ज मार्जिन the compound formed by all of the other elements put together. Why is this? This property is seen in carbon and no other elements. The nature of covalent bond enable carbon to form large number of compounds. The two factor noticed in case of carbon. Case of carbon में दो कि कार्बन ही ऐसा बिहेव क्यों करता है और एलिमेंट क्यों नहीं करते। तो कार्बन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज ए लार्ज मोलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब कार्बन के साथ मिलके बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में या एक चेन की फॉर्म में बहुत बड़ा कंपाउंड बना सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। मतलब कार्बन के साथ अटैच होकर एक बहुत लंबी चेन बना दे। दीज कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन, इवन कार्बन एटम अरेंज्ड इन रिंग। मतलब ये सीधी स्ट्रेट होनी जरूरी नहीं, कार्बन ब्रांच्ड चेन भी बना देता है। जैसे ऐसे अब यहाँ कार्बन अटैच हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसे ब्रांच्ड चेन भी बना देता है। ठीक है, इन एडिशन कार्बन एटम में लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कहीं कहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अगर सिर्फ चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड कंपाउंड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड ओनली सिंगल बॉन्ड्स। अगर जैसे ये चेन है इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देम कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए कार्बन एटम्स के बीच में तो वो हो जाएंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। नो अदर एलिमेंट्स exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compound। मतलब और कोई भी हमारे पीरियोडिक टेबल में और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इतनी एक्सटेंट तक, मतलब इतनी लंबी, जितनी कार्बन बनाता है इतनी लंबी चेन बना सके। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। एक सिलिकॉन बना सकता है चेन जो मैक्सिमम 7 या 8 सिलिकॉन एटम से कंबाइन होके बना सकते हैं, सिर्फ 7 या 8 से ज़्यादा नहीं बना सकते। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। जो ये सिलिकॉन है ये बहुत रिएक्टिव कंपाउंड बनाएगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल। और कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए स्टेबल है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। दिस गिव्स अस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम लिंक्ड टू ईच अदर। कार्बन कार्बन मिलके भी बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। सिंस कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन एंड एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये 4 एटम से कंबाइन हो सकता है। 4 एटम वो कार्बन के भी हो सकते हैं और 4 एटम किसी और एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। वो मोनोवैलेंट होने चाहिए, यानी उसके आखिरी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी आखिरी कंपाउंड में दो, आखिरी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements giving rise to compound with specific properties which depend on elements other than carbon present in the molecule। मतलब अगर अलग अलग कंपाउंड कनेक्ट हो जाए कार्बन चेन से तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि कौन सा एलिमेंट उससे अटैच हुआ है।
Again, bonds that carbon form with most other elements are very strong, making कंपाउंड एक्सट्रीमली स्टेबल। जो बॉन्ड बनाते हैं आपस में वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसलिए इसकी वजह से कंपाउंड स्टेबल रहता है। वन मोर रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। दिस अनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। और क्या है स्टेबल ये कंपाउंड बनाने का, क्योंकि कार्बन का स्मॉल साइज होता है। जैसे ये के सेल होगी, ये एल सेल होगी, एल सेल में सब शेयरिंग चलती है, तो न्यूक्लियस यहाँ पास में ही है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर, तो ये छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस इनको स्ट्रांगली होल्ड कर लेता है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। अगर एटम बिग होगा कोई, जैसे सिलिकॉन का केस, तो न्यूक्लियस ज़्यादा दूर हो जाएगा और इतने स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड जो शेयर किए गए हैं उन इलेक्ट्रॉन को इतनी स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा जितनी कार्बन करता है। ठीक है, अब देखो बच्चों है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या किनको बोलते हैं? जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं ना, कार्बन कंपाउंड को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। मतलब जिनमें कार्बन आ जाए वो हो गए कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन एक्सेप्शन है, कार्बन तो जैसे इसमें भी आता है CO2 में भी, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन जैसे साइनाइड में भी आता है, जैसे सोडियम साइनाइड हो गया NaCN, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। और पोटेशियम साइनाइड हो गया KCN, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जिसमें ये कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से अटैच होता है। और एक कार्बन का कंपाउंड हो गया, वो हो गया कार्बाइड। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं एक्सेप्ट कार्बन ऑक्साइड, एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में बहुत जगह मिलेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, साइनाइड्स ऑफ कार्बन एंड ये कार्बाइड ऑफ कार्बन, कार्बाइड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बाइड जैसे सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, और क्या हो गया, कैल्शियम कार्बाइड हो गया CaCl CaC2, और ऑक्साइड जैसे CO2 हो गया, साइनाइड जैसे KCN हो गया या NaCN हो गया। ये जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। बाकी जो भी कंपाउंड बनेगा और उससे हमारे कार्बन से, वो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब होगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड तो मैंने बताया था, अगर सिंगल बॉन्ड हो सिर्फ कार्बन के बीच में तो होगा सैचुरेटेड। कार्बन के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो वो होगा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब हम एक टेबल दे रखी है, उसकी हेल्प से सारे समझेंगे। ये टेबल है, जैसे देखो, अगर सिर्फ एक कार्बन एटम होगा तो वो होगा मीथेन, और अगर 2 कार्बन एटम होंगे जैसे C2 है तो वो होगा इथेन। 3 कार्बन एटम होंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। 4 कार्बन एटम होंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन। इसी टाइप से चलता रहेगा। 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नियोन, तो वो ऐसे इस सीरीज में चलता रहेगा। ठीक है, अब एक देखेंगे, ये तो C2H6, मतलब कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अगर एक हो जाए कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया, तो 2 तो बॉन्ड यहाँ हो गए, तो कार्बन मैक्सिमम बनाता है 4 ही बॉन्ड, तो बाकी के 2 ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो इसको हम बोलेंगे इथीन, ETHENE, एक ही जगह E लिख देंगे। ठीक है, एक और केस क्या हो जाए कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना ले कार्बन के साथ, तो कार्बन मैक्सिमम एक एटम 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 3 इसने यहाँ बना लिए, तो यहाँ एक हाइड्रोजन यानी C2H2, और ये हो गया C2H4, तो इसको हम बोलेंगे ETHYN, इथाइन। मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ A है, डबल बनाएगा तो यहाँ E आ जाएगा, और ट्रिपल बनाएगा तो यहाँ Y आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से प्रोपेन के केस में होगा। जैसे प्रोपेन का लेके चलेंगे हम,
प्रोपेन का C3H8 है, यानी C3 है H8 है। अब क्या करे, एक जगह ये डबल बॉन्ड बना ले तो क्या हो जाएगा, H H H, क्योंकि कार्बन में मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है, 2 इसने यहाँ बना लिया, यहाँ H हो जाएगा H और H, क्या हो जाएगा C3H 1 2 3 4 5 6 7 H7। या दोनों जगह डबल बॉन्ड बना ले, यहाँ भी इसने डबल बॉन्ड बना लिया तो क्या हो जाएगा C3H6। अब क्या करे ये कार्बन, तो इसको हम बोल देंगे प्रोपीन। प्रोपीन तो डबल बॉन्ड बना रहा है तो एक ही जगह ई लिख रहे हैं। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बना दे, सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, ये तो तीनों बॉन्ड पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ ये सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा, ये इसने बना दिया ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ हो जाएगा H, यहाँ कोई H नहीं होगा, यहाँ होगा H H H, यानी C3H4 ही, इसको क्या लिख देंगे, प्रोपाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक ही जगह ई लिख रखा है तो उसमें हो जाएगा कि वो डबल बॉन्ड है। एक ही जगह अगर ई लिखा है तो यानी डबल बॉन्ड है, और एक ही जगह अगर वाई लिखा है तो यानी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इसका जर्नल फॉर्मूला और देख लेते हैं हम, जर्नल फॉर्मूला क्या होगा। जैसे हमें कुछ भी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्जेन, इनका मतलब क्या है। मीथेन में कार्बन का एटम होगा 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1। इथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 होंगे, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5 और एक्जेन में 6। तो अब हमें क्या है जनरल फॉर्मूला, जैसे CnH2n+n, ये जो है ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, एल्केन। अब एल्कीन कर दें यानी डबल बॉन्ड, ये एल्कीन सिर्फ जनरली दिखाने के लिए यूज किया है कि भाई तो एल्कीन के लिए CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n-2। अब फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया ब्यूटेन का। ब्यूटेन में हमें पता है कार्बन एटम कितने होंगे, 4। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला हमें लिखना हो तो इसमें पुट करेंगे, ब्यूटेन का कार्बन एटम हमें पता है ब्यूटेन में होंगे 4, तो इसमें पुट करो, क्या होगा C4H2 × 4 + 2, तो क्या हो गया C4H4 8 और +2 10। ये हमारा फॉर्मूला आ गया ब्यूटेन का। तो इस टाइप से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब ब्यूटीन हो जाए, ब्यूटीन यानी इसमें डबल बॉन्ड है, तो क्या फॉर्मूला होगा C4H2 × 4 यानी C4H8। ये ब्यूटीन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब ब्यूटाइन का निकालना हो यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा C4H2 × 4 - 2 C4H6। ये हमारा हो जाएगा ब्यूटाइन का। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है, इसको याद रखना है ये। अब इस टाइप से हमें कोई प्रोपेन का फॉर्मूला बताने के लिए बोल दे, सॉरी पेंटेन का। पेंटेन यानी 5 कार्बन एटम, तो हमें पता है पेंटेन में कार्बन एटम कितने हैं, 5। पेंट मतलब 5। ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा कि इथेन में 2 कार्बन एटम होते हैं, प्रोपेन में 3 होते हैं, ब्यूटेन में 4 होते हैं, ठीक है। 5 कार्बन एटम होंगे, तो पेंटेन का यहाँ से निकल जाएगा C5H2 × 5 + 5, तो क्या हो जाएगा C5H10, और ये सॉरी यहाँ n नहीं 2 होगा, 2 C5H2 × 5 और 10 + 2 12। ये हो जाएगा हमारा पेंटेन का फॉर्मूला।
जैसे ये C5H12 हो गया। अब हमें कोई बोलते हैं पेंटीन, मतलब EU जो है की जगह यानी डबल बॉन्ड है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें पुट कर देंगे C5H2 × 5 यानी C5H10। ये हो जाएगा हमारा पेंटीन का फॉर्मूला। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। और हमें बोल दे कोई पेंटाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें पुट कर देंगे क्या होगा C5H2 × 5 - 2 क्या हो जाएगा C5H8। ये इसका, तो हम किसी का भी फॉर्मूला इससे जनरल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आगे देखो, तो इसमें ये बता रखा है कि जरूरी नहीं किसी कार्बन को हम सिद्ध रिंग फॉर्म में, सीधी चैन की फॉर्म में ही अटैच करें। कार्बन को हम ऐसे ब्रांच भी निकाल सकते हैं। बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। इफ वी मेक कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम वी सी द 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स। ब्यूटेन यानी कार्बन एटम्स 4 हैं, तो ब्यूटेन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम अब जो बैलेंस बच गए उसको हाइड्रोजन से फिल करते हैं। कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रखे हैं, तो बाकी 2 बच गए वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन के साथ 3 बना लेगा। इसने 3 कार्बन के साथ बना रखे हैं, तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये भी 3। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कोई भी हो, दोनों स्ट्रक्चर का फॉर्मूला सेम ही रहेगा C4H10। सच कंपाउंड विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मतलब फॉर्मूला तो सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग जो हो जाए तो उनको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। In addition to straight or branched carbon chain, some compounds have carbon atom arranged in form of ring। रिंग के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, फॉर्मूला C6H12, तो ये रिंग के फॉर्म में अरेंज कर दिया 6 कार्बन्स को। ठीक है, अब एक होता है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो उसको भी वो अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल। ठीक है, और बाकी को हम हाइड्रोजन एटम से फिल कर देते हैं। विल यू बी माई फ्रेंड। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट्स। सो फार वी हैव कीप लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ओनली, बट कार्बन आल्सो फॉर्म्स। मतलब अब तक हमने सिर्फ ये देखा कि कंपाउंड सिर्फ कार्बन और कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना, लेकिन कार्बन क्लोरीन नोबल गैस के साथ भी कंपाउंड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बना सकता है। ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है 4 तरीके से कंपाउंड बनाएगा। या तो कार्बन चेन, ये जैसे कार्बन चेन है, इसके लास्ट में OH ग्रुप अटैच हो जाए तो वो होगा अल्कोहल ग्रुप। अगर फिर कार्बन चेन है, कार्बन चेन, इसके लास्ट में एक डबल बॉन्ड O हो जाए और एक हाइड्रोजन हो जाए तो वो होगा एल्डिहाइड ग्रुप। और ये लास्ट में अगर डबल बॉन्ड O हो तो एल्डिहाइड ग्रुप। अगर ये ही डबल बॉन्ड यहाँ बीच में आ जाए ऑक्सीजन के साथ तो वो हो जाएगा कीटोन ग्रुप। ठीक है, अगर एंड में डबल बॉन्ड आए तो वो होगा एल्डिहाइड ग्रुप, और अगर किसी बीच वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो हो जाएगा कीटोन ग्रुप। और एक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी चेन की एंड में डबल बॉन्ड O एंड OH, ये और ये एल्कोहल वाला मिलकर। ठीक है, तो ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मतलब ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो अगर कार्बन चेन के अटैच हो गए तो उस चेन की प्रॉपर्टी बदल जाती है। उस चेन की प्रॉपर्टी डिपेंड इन फंक्शनल ग्रुप पर करती है। ठीक है, अब है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज यू हैव सीन दैट कार्बन एटम कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ। मतलब कार्बन एटम चेन बना सकते हैं कितनी भी लेंथ की। दिस चेन कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, ये ब्रांच भी बना सकते हैं। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स और
ऑन द कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। कोई भी हाइड्रोजन एटम ये जो फंक्शनल ग्रुप पड़े हैं इनके द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। दैट वी सा अब द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ लेंथ ऑफ कार्बन चेन। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल अटैच हो गया किसी भी कार्बन पर तो उस कार्बन चेन की प्रॉपर्टी ये डिसाइड करेगा ये फंक्शनल ग्रुप, ना कि ये कि वो कार्बन चेन कितनी लंबी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टी CH3OH एंड C2H5OH, ये है हमारा मिथेनॉल, ये है इथेनॉल, ये है प्रोपेनॉल और ये है ब्यूटेनॉल। इसमें कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज हो रही है लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है। एंड सच सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट ऑफ हाइड्रोजन कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उस सीरीज को बोलेंगे हम होमोलोगस सीरीज। ठीक है। लेट अस look at homologous series that we saw earlier in table. If we look formula successive compound CH4 C2H6 C2H6 C3, जैसे इसमें देखा था हमने, इसमें ये जब बढ़ते जा रहे हैं CH4 C2H6 C3H8 C4 C H10 C5H12 C6H2, तो क्या ऐड हो रहा है इसमें CH2, ये ऐड हो रहा है। यानी पहले कार्बन एटम कितने थे, 2 थे और हाइड्रोजन 6, तो एक कार्बन एटम और ऐड हो गया C3 हो गए और हाइड्रोजन 2 और ऐड हो गए 8, तो मतलब CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है, ये सोचेंगे, ये मानेंगे। ठीक है। एक CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है, तो क्या बताया इसमें, दे डिफर बाई CH2 यूनिट, मतलब एक CH2 यूनिट का ही डिफरेंस है इनके बीच में। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मोलिक्यूलर मासेज बिटवीन दीज पेयर्स। Similarly, take the homologous series of alkanes. The first number of state series ethene we have already come across in the section. What is the formula of ethene? ethene का हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या होगा, जैसे इथेन का तो C2H6 होगा, इथीन का क्या होगा C2H4 हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला ऑफ इथीन C2H4 हो गया। द सक्सेसिंग मेंबर है फॉर्मूला C3H6, तो प्रोपीन का क्या हो जाएगा C3H6 और उससे आगे नहीं सॉरी ब्यूटीन का हो जाएगा C3 और प्रोपीन का हो जाएगा C4H8। ये किससे डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब वो तो सिर्फ हमने ये मान लगा लिया था इस सीरीज में, ये मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन एक्जेन ये CH2 से डिफर कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड लिखे, जैसे मीथेन के लिए मीथीन, इसका तो डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, मीथेन, तो सिर्फ एक ही कार्बन है। इथेन के लिए इथीन लिखें, इथीन जिसका फॉर्मूला होगा C2H4, और इसके लिए प्रोपीन लिखें, प्रोपीन का फॉर्मूला जिसका फॉर्मूला होगा C3H6, और इसके लिए ब्यूटीन लिखे, ब्यूटीन का फॉर्मूला होगा C4H8। तो ये जो जैसे इथेन प्रोपेन ब्यूटेन में डिफरेंस CH2 का है ना, वैसे ही इथीन प्रोपीन और ब्यूटीन में भी डिफरेंस CH2 का ही होगा। देख लो, चाहे C2H4 है ये C3H6 हो गया, यानी CH2 का ही डिफरेंस है, मतलब CH2 इतने ही ज़्यादा हैं ये इससे, तो यही बताया गया है उसमें। जो ये जो यहाँ बात की गई है ना, ये यही कहा गया है कि इनमें डिफरेंस भी CH2 यूनिट का ही है एक। ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूड किया, डू यू सी द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम इन द कंपाउंड। ये जो मैंने शुरू में फॉर्मूला बताया था ना, तो कि एल्कलीन्स का जनरल फार्मूला होगा CnH2n, तो एल्केन का जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2, एल्कीन का हो जाएगा CnH2n, और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। यानी ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब देखो, कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ फॉर्मूलाज मोलिकुलर मासेज। ये इनमें क्या सिमिलरिटी, इनमें सिमिलरिटी क्या है कि ये इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी कि सब में एल्कोहल ग्रुप अटैच है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है।
नोमेनक्लेचर करते हैं। अब हम नाम कैसे रखेंगे किसी भी कंपाउंड का वो सीखेंगे। द नेम्स ऑफ कंपाउंड इन होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन नेम ऑफ बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले आए, पी से प्रीफिक्स पी से पहले, और सी सुफिक्स मतलब जो बाद में आए उसको बोलेंगे सुफिक्स। तो ये बताया है। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन एटम, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो बताया गया है। अब नेमिंग कैसे करेंगे कार्बन कंपाउंड की। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड हैव नेम प्रोपेन। पहले तो हम देखेंगे कितने कार्बन एटम है। जैसे अगर 2 कार्बन एटम होंगे तो उसको बोलेंगे इथेन, 3 होंगे तो बोलेंगे ब्यूटेन, अगर 4 कार्बन एटम होंगे तो उसको बोल देंगे प्रोपेन। ये हमने पहले पढ़ा है। तो इसमें 3 कार्बन एटम को बोलेंगे, 3 के लिए हो जाएगा प्रोपेन और 4 के लिए हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ये हमने पहले उस टेबल में देख लिया था। और 5 के लिए पेंटेन। इफ आर चेन हैविंग का 3 कार्बन एटम इट वुड नेम प्रोपेन। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इट इज प्रेजेंटेड इट इंडिकेटेड द नेम ऑफ कंपाउंड इधर प्रीफिक्स और सुफिक्स। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम प्रीफिक्स या सुफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। देखो उसको इस हेल्प से समझेंगे। ये रहा, अगर हेलो है कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन नो, ये गैस अगर अटैच है, मतलब ये कंपाउंड किसी भी के आखिर में अटैच है, या क्लोरीन अटैच हो गया, ब्रोमीन या फ्लोरीन, तो वो उसको हम प्रीफिक्स के यूज में, उसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे, जब नाम लिखेंगे तो उसको प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, यानी पहले लिखेंगे। तो जैसे इसमें क्लोरीन अटैच है तो इसको क्लोरो, देखो पहले लिखा गया क्लोरो, तो प्रीफिक्स यूज करेंगे हम क्लोरो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और फ्लोरीन अगर यूज है तो उसके लिए यूज करेंगे फ्लोरो। ठीक है, अब आगे है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल जैसे OH अटैच दिख गया किसी फॉर्मूले में तो हम उसको सुफिक्स के रूप में यूज, उसका सुफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे। क्या, लास्ट में हम OL ऐड कर देंगे। सुफिक्स मतलब बाद में, यानी लास्ट में OL यूज कर देंगे। जैसे इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और OH ग्रुप यानी एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो OH के लिए हम ओल सुफिक्स यूज कर देंगे। सुफिक्स मतलब बाद में, तो प्रोपेनोल। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड जैसे लास्ट में डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड ग्रुप था, हमने देखा था। तो एल्डिहाइड के लिए सुफिक्स यूज करेंगे AL, एल। ठीक है, तो ये 3 कार्बन प्रोपेन है वैसे तो ये, लेकिन एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल, क्योंकि AL सुफिक्स यूज होता है एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, ऐसे ही कीटोन है। कीटोन अगर ग्रुप, जैसे कीटोन ग्रुप दिख गया तो 3 कार्बन है, प्रोपेन होगा वैसे तो, लेकिन कीटोन ग्रुप है तो एक सुफिक्स ओन यूज कर देंगे कीटोन के लिए, लास्ट में प्रोपेनोन। ठीक है, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लास्ट में ओइक एसिड यूज कर देंगे। जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, एल्केलीन के लिए डबल बॉन्ड होगा तो एल्केलीन, जैसे प्रोपेन के लिए प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जैसे प्रोपाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन यू ड्रा फ्रॉम पेंटेन। पेंटेन से कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो पेंटेन यानी 5 कार्बन, एक तो सीधा कार्बन की इस फॉर्म में लिख देंगे, हाइड्रोजन से फिल कर देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, और एक क्या करेंगे, एक जैसे हमने 3 कार्बन यहाँ लिख दिए, एक कार्बन यहाँ लगा देंगे, एक कार्बन यहाँ लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, बाकी को हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकते हैं एक। अब एक और क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया 4 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप से हम पेंटेन को लिख सकते हैं। अब कई बोलेंगे कि ऐसे भी लिख देंगे सी 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 और यहाँ लगा देंगे, तो ये तो बात एक ही हो जाएगी ना, चाहे यहाँ से ब्रांच निकालो चाहे यहाँ से, सेकंड कार्बन से ही निकल रही है ना, तो ये तो सेम ही हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से हम 3 टाइप से पेंटेन को स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स लिख सकते हैं।
व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड विच अराउंड। ये हमने अभी पढ़ाई था कि दो प्रॉपर्टी कौन सी थी, एक तो कैटेनेशन थी, कैटेनेशन, और एक कौन सी थी, देखो ये है दो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ ली थी कि एक कैटेनेशन की वजह से ये यूनिक है और एक ये फोर वैलेंसी की वजह से ये बॉन्डिंग जो शेयरिंग बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसकी वजह से। ठीक है, आगे देखो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन यानी साइकिल में बनाया गया है पेंटेन को, सी सी और सी। ठीक है, ये एक रिंग फॉर्म में बनाया गया है। तो इसको बाकी को हाइड्रोजन एटम से फिल करेंगे, हाइड्रोजन 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 ऐसे। तो क्या फॉर्मूला होगा, C5, हाइड्रोजन कितने हैं H10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, C5 है, C C C C C। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में इन्होंने बॉन्डिंग कर रखी है एक एक इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें पेंटेन की फॉर्म में लिखो, जैसे एक से तो यहाँ कर ली इन्होंने बॉन्डिंग, एक कार्बन ने यहाँ कर ली, यहाँ, और एक ये दूर हो गया थोड़ा, ये कर लिया, और एक एक ये हाइड्रोजन के साथ कर लेंगे शेयर। ये इधर से हाइड्रोजन का हो जाएगा एक, और इधर से हाइड्रोजन का, ये सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी, यहाँ फिल कर लेंगे। ठीक है, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। इथेनोइक एसिड यानी इथेन, इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन हो गए। ओइक एसिड, ओइक एसिड क्या था, डबल बॉन्ड O एंड OH, ये था ओइक एसिड के लिए। तो हम यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप, बाकी को हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। कार्बन इसने तो 4 कर लिए, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड। ठीक है, ये हो जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन यानी 5, 1 2 3 4 5, लास्ट में लगा है ब्रोमीन, तो बाकी को हाइड्रोजन से फिल कर देंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये हो जाएगा हमारे पेंटेन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन ओन मतलब कीटोन ग्रुप लगा है, कीटोन ग्रुप मतलब कार्बन चेन के कहीं बीच में डबल बॉन्ड O लगा है। ब्यूटेन यानी कार्बन एटम कितने हैं, 4, 1 2 3 4, कहीं भी यहाँ लगा दो, चाहे डबल बॉन्ड चाहे यहाँ लगा दो। ठीक है, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाएंगे तो वो फिर बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, बाकी को हाइड्रोजन एटम से फिल कर दो, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा ब्यूटेनोन का फॉर्मूला। हेक्सेनल, नल एल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, हेक्स मतलब 6 कार्बन एटम है। तो अब देखो 6 कार्बन एटम लिख लो पहले, तो 1 2 3 4 5 6 एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, यानी डबल बॉन्ड O लास्ट में लगा है और H। ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, और बाकी को हाइड्रोजन एटम से फिल कर दो, ये हो जाएगा हमारा हेक्सेनल। ठीक है, अब व्हाट वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के क्या नेम होंगे, 2 कार्बन है, मिथेन या और इथेन, यानी ये इथेन है, और ब्रोमीन लगा है, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो इथेन। एक कार्बन है और ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्डिहाइड, मिथाइल एल्डिहाइड या
मिथेनल, या इसका कॉमन नेम होता है एक फॉर्मल्डिहाइड। जैसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं ना NaHCO3, वैसे इस NaHCO3 का नाम तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, लेकिन हम इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा क्योंकि बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। ऐसे ही मिथेनल का कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी Y आएगा 1 2 3 4 5 6 6 हेक्सेन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आया यानी Y आ गया। अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते तो होता है हेक्सेन। ठीक है, एक डबल बॉन्ड होता तो हो जाता है हेक्सेन, लेकिन अभी ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हेक्सेन। ठीक है, अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेकंड पार्ट में पढ़ लेंगे, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।